हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। तो लेट्स क्रैक इट की अपनी टीम के साथ मैं और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंडिया ईरान डिप्लोमेसी का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत संक्षेप में भारत ईरान कूटनीति, कोई बात नहीं करूंगा, बस एक ही चीज कहना चाहूंगा। थैंक यू आप सब लोगों को, बहुत अच्छा आप लोगों ने, व्यूज कम है बट जो बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छा आप लोगों ने, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए जो आपने मेरे लिए, मेरे कंटेंट के लिए। यानी कल का कंटेंट एक्चुअल में बहुत अच्छा था, अब वो लोगों की रीच में नहीं है, अलग बात है, बट बहुत अच्छा था। आज वाला भी बहुत अच्छा, यानी ये जो हम लोगों ने इश्यूज स्टार्ट किए हैं ये अमेजिंग है। 15 से 20 मिनट में आपको याद रखिएगा, साल भर कितना इश्यू ऐसा हो जाएगा जो डायरेक्ट आपको वहां मिलना है, वो चाहे आपको ऑप्शनल या आपको जीएस, कहीं ना कहीं ये आज हमारे पास आईआर का है। इंडिया ईरान डिप्लोमेसी, भारत ईरान कूटनीति। याद रखिएगा, ये हम टॉपिक ये नहीं करने जा रहे हैं कि क्या इनका रिलेशन, क्या करंट में क्या चल रहा है वो मुद्दा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। और बिजनेस लाइन आज यानी 7, ये देखिए क्या है ये, व्हाई इंडिया इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम ईरान। ये 6 अप्रैल का है, बड़ा अच्छा टॉपिक था, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा। तो देखिए मैं जो टॉपिक उठा रहा हूं वो इस टाइम पे, कल वाला भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में था, द क्विंट न्यूज पेपर का, और आज बिजनेस लाइन का, यानी 6 अप्रैल, व्हाई इंडिया इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम ईरान। ये क्वेश्चन है, यानी कि भारत, देखिए ये यूपीएससी में सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेगा, इसीलिए मैं कहता हूं ये न्यूज़पेपर बहुत अच्छे होते हैं, मैं डेली। यानी क्या कह रहा आपसे कि क्यों इंडिया स्वयं, यानी क्यों इंडिया स्वयं ईरान से दूरी बना रहा है। यानी कि भारत की विदेश नीति में इस समय ईरान से दूरी की नीति क्यों अपनाई गई है, वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, वो कौन कौन से जो है अवसर आए हैं जिसके कारण से इस प्रकार की भारत की विदेश नीति हुई है, ये है भी या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो हम व्हाई इंडिया इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम ईरान, याद रखिएगा, ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले आप लोग ऑनलाइन अगर मेरे साथ यानी कोचिंग क्लासेस करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। और अगर आप मेरे साथ, आप फाउंडेशन 21-22 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं जबरदस्त रूप से। यानी ये एनसीईआरटी नहीं है, पूरा जीएस, जिसमें एनसीईआरटी के साथ हम पेपर 1, 2, 3 ये कंप्लीट करेंगे फॉर क्या, मेंस, और इसके बाद एनसीईआरटी के थ्रू पूरा प्रीलिम्स, और जैसे ये दोनों तैयार होगा फिर इसके बाद एथिक्स, एसे, और फिर आपका क्या, यानी आपका ऑप्शनल। तो आपका पूरा कंप्लीट कोर्स मेरे साथ कंप्लीट हो रहा है, एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, एसके लाइव, आप जुड़े यहां पे। और इसके अलावा अगर आप 2020 करना चाहते हैं, आप वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य करना चाहते हैं तो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। करना क्या है, देखिए मंथली वगैरह एडमिशन मत लीजिए। क्या मतलब होता है, आप अगर चेक करना चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं तो चेक करेंगे, अरे भाई हम यहां पढ़ा रहे हैं, आप चेक नहीं कर सकते, क्लियर है। तो 1 ईयर का 36,000 है, याद रखिए, कोड भूलना नहीं है, क्योंकि इसी से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और इससे अधिक डिस्काउंट होता नहीं, कोई कहेगा तो वो झूठ है, बाकी आपकी मर्जी। फॉर 24 मंथ 43,200 है, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और एडमिशन के लिए आप 9871385211 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत ईरान कूटनीति में आज का टॉपिक, व्हाई इंडिया इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम ईरान। यानी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों भारत ईरान से खुद को दूर कर रहा है, यही टॉपिक है। क्यों भारत ईरान से खुद को यानी अपने आप को, यानी हमारी फॉरेन पॉलिसी में ऐसा है कि हम स्वयं ही दूर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब और इंपॉर्टेंस, यानी ईरान का भारत के साथ सांस्कृतिक एक डिप्लोमेसी रही, कल्चरल, यानी हम बहुत पहले से। इसके अलावा हमारा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी रही, इकोनॉमिक रिलेशन है। इसके अलावा हमारा सामरिक, यानी आर्थिक और सामरिक दोनों प्रकार का हमारा संबंध रहा है। चाबहार बंदरगाह इसका उदाहरण है। ईरान से तेल का इंपोर्ट करना, यानी कि यूएस के सैंक्शन के पहले तक, यूएस ने जो वहां प्रतिबंध लगाया उसके पहले तक, तो इसका मतलब है आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति किसी दूसरे राष्ट्र के साथ कुछ आधारों पर चलती है, जिसमें एक होता है सांस्कृतिक आधार,
दूसरा होता है सामरिक आधार, तीसरा होता है आर्थिक आधार। तो आप देख सकते हैं सांस्कृतिक, सामरिक और आर्थिक। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय जो आधार होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनके अपने विचार। तो यानी ईरान का भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। देख सकते हैं प्राचीन काल से ही ईरान के साथ हमारे संबंध रहे हैं। इसके अलावा सामरिक तो मैंने बता ही दिया कि सामरिक दृष्टि से चाबहार बंदरगाह, और फिर आर्थिक भी, चाबहार के साथ आर्थिक भी है और भारत और ईरान आर्थिक सहयोगी हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों भारत ईरान से खुद को दूर कर रहा है? यह है बिजनेस लाइन का टॉपिक क्यों। अब यही क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछेगा आईआर में किसमें? प्रश्न पत्र 2 में, जनरल स्टडीज में। विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां, याद रखिएगा, यहां पे लिख देता हूं इस टॉपिक के साथ। पेपर 2 आईआर में क्या? विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां तथा उनकी राजनीति का प्रभाव। याद रखिएगा क्या है? विकसित एवं विकास। ये बेटा आपका सिलेबस है कि नहीं, चेक करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सिलेबस है कि नहीं। विकसित एवं विकासशील देशों, इसका मतलब है यानी क्या है भैया? ईरान एक विकासशील देश है, इसकी पॉलिसी है और उसका इंपैक्ट है किसका? उसकी पॉलिसी का, उसकी राजनीति का इंपैक्ट किस पर? भारत पर। तो यानी ईरान ने कुछ ऐसा एक्शन किया होगा हाल फिलहाल में, उस एक्शन के कारण ही भारत ईरान से खुद को दूर कर रहा है। आइए चेक कर लेते हैं क्यों दूर कर रहा है। छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, याद रखिएगा। देखिए, डेथ ऑफ ईरान कासिम सुलेमानी अल्टर्ड द इक्वेशन, यानी कि याद रखिएगा ईरान के कासिम सुलेमानी जनरल जो इनके थे कि मौत ने समीकरण को बदल दिया है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। यानी कि इसके बाद का कुछ समीकरण जो खाड़ी देशों का है या यूएस का अफगानिस्तान में, यानी कुछ अंतरराष्ट्रीय समीकरण में इसने बदलाव लाया है। तो पहले यह समझना है कि भारत ईरान के संबंधों में जो बदलाव आ रहा है तो उसके पीछे क्या कुछ अंतरराष्ट्रीय कारक हैं। तो एक कारक यहां बताया गया कासिम सुलेमानी की मृत्यु के साथ, याद रखिएगा क्या है, कहीं न कहीं कुछ समीकरण बदला है और ईरान के विदेश एक हो गया कासिम सुलेमानी की मृत्यु। अभी आगे भी क्यों? क्योंकि ऐसा क्या हो गया कि मृत्यु होते ही अफगानिस्तान में तालिबान और यूएस के बीच डील हो गई। तो यानी ये इंटरनेशनल जो धागे होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन के धागे हर किसी भी घटना के साथ वो जुड़े रहते हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि अफगानिस्तान के साथ यूएस की डील इतनी आसानी से कैसे हो गई सुलेमानी के मरते? क्या सुलेमानी के साथ कुछ ऐसा रिलेशन रहा है? यानी क्या समीकरण बदल रहे? तो पहला तो ये रहा है कहीं ना कहीं कि जो अंतरराष्ट्रीय समीकरण है वो बदले हैं। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय समीकरण बदले हैं, तो वहां से भारत को कुछ इनपुट मिल रहा है जिसके आधार पर वो अपनी विदेश नीति में ईरान के फैक्टर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे कर रहा है। इसके साथ साथ यूएन का सैंक्शन, तो वही अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ, तो वैसे ही भारत ने ईरान से तेल का जो आयात है वो बहुत कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस है। तो पहले से ही कुछ चीजें डिस्टर्ब थी। लेकिन याद रखिएगा ईरान के विदेश मंत्री का एक बेतुका बयान आया है, इसीलिए याद, ये बहुत बड़ा, यानी इन्होंने कहा है, क्या कहा? लॉन्ग बिफोर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमैनी और उनके फॉरेन मिनिस्टर जावेद जाफरी साहब ने, इन्होंने इंडिया को कैटेगराइज किया है कि याद रखिएगा दिल्ली दंगों के दौरान, जरा गहराई से, दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है। दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है, यह कह करके ईरान के जो धार्मिक शासक हैं अयातुल्ला खुमैनी और विदेश मंत्री जरीफ ने यह स्टेटमेंट दिया है। तो जब उन्होंने दिल्ली के दंगों पर यह दिया, तो अब आप विचार करें, क्या कभी आपने पढ़ा कि ईरान के आंतरिक मामलों में भारत ने हस्तक्षेप किया हो या ईरान को संदेश दिया हो कि तुम्हारे यहां तो इतनी ज्यादा गंदगी चलती है? एक्चुअल में ईरान में गंदगी ही है। देख सकते हैं कितना बड़ा आंदोलन हो रहा था। अगर ये कोरोना ना आता तो ईरान में बहुत कुछ हो सकता था। यूथ बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम से खफा है। अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक बदहाली, बदतर स्थिति,
उसके बाद भी लगातार संघर्ष, आंतरिक संघर्ष, वाय संघर्ष, डिस्टर्ब कंट्री, लेकिन भारत ने कभी भी उसकी इंटरनल पॉलिसी में हस्तक्षेप नहीं किया। यही सबसे बड़ा रीजन है। यह बेतुका बयान था। यह हमारा आंतरिक मामला है। क्या जान करके कहीं पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे? अब इसके बाद किया, फिर उन्होंने कहा स्टाफ, यानी उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है मुस्लिमों के, यानी कि याद रखिए खमैनी ने कहा भारत से कि मुस्लिमों के विरुद्ध अत्याचार बंद करिए। ये देख सकते हैं, इसका मतलब कि हमारा जो सेकुलरिज्म है, जो हमारा सेकुलरिज्म का आदर्श है, एक राष्ट्र हमें सिखा रहा है कि हमें किस प्रकार से चलना है। हमारे आंतरिक एक छोटी सी घटना से, क्योंकि राजधानी में थे इसलिए बहुत ज्यादा इसका फैलाव हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन हस्तक्षेप इनका नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और खुलेआम विदेश मंत्री का तो बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। अब देखिए इंडिया रिटेलिएटेड, भारत ने क्या किया, तुरंत क्या किया, उस पर अपना बयान दिया, तुरंत प्रतिक्रिया दिया, और प्रतिक्रिया बड़ी ही सख्त रही। तो क्या कारण है कि भारत अपने को ईरान से स्वयं दूर कर रहा है? यह सबसे बड़ा इश्यू निकल करके आया। ईरान गॉट शार्प रिबुक फ्रॉम इंडिया फॉरेन मिनिस्टर, यानी भारत के विदेश मंत्री ने एक इनको त्वरित और जवाबी उत्तर दिया कि यह हमारा आंतरिक मामला है, आपको इसमें किसी प्रकार से बोलने का अधिकार नहीं है। अब यह हो गया कि ईरान ने हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया, और इसके अलावा जो समीकरण वैश्विक स्तर पर बदला है सुलेमानी की मृत्यु के पश्चात, जो अफगानिस्तान में यूएस का इंटरवीन हुआ है, जो अफगानिस्तान ने ईरान पर सैंक्शन लगाया, तो ये 3 कारण और भी हैं, याद रखिएगा। भारत की विदेश नीति में वह इससे पीछे हट रहा, यानी कि यह स्टेटमेंट कहता है कि पीछे हटा। अब उसके बाद क्या हुआ? अब तो इस टाइम पे क्या है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक है, ईरान हर्ट बाय द रैगिंग पैंडेमिक, यानी कि ईरान में कोरोना वायरस महामारी का रूप ले चुका है बड़े स्तर पर। तो यानी अब इस टाइम पर महामारी है जो कहीं ना कहीं वो सब राष्ट्रों के केंद्र में है कि यानी महामारी पर कंट्रोल किया जाए। अब क्या होगा, याद रखिएगा, अब मेजर चैलेंज क्या लिखा हुआ है कि ईरान जो है मेजर चुनौती कोरोना वायरस के सामने, यानी ईरान के समक्ष कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में बड़ी चुनौती है, और वो इससे निकलना चाहता है, याद रखिएगा। और भारत ने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया था, जब कोरोना वायरस महामारी आया था, तो ईरानियन फ्लाइट जो थी, याद रखिएगा, उन्होंने क्या किया, देखिए डीजीसीए जो हमारा अथॉरिटी है नागरिक उड्डयन वाली, उसने क्या किया था, ईरानियन फ्लाइट जो आती थी इंडिया, याद रखिएगा, उसको उन्होंने बैन कर दिया। क्लियर है? पैंडेमिक के कारण, महामारी के कारण बैन कर दिया। तो कहीं न कहीं हमने किया मेजर के लिए, लेकिन वो भी ईरान को लगा, चूंकि ईरान में शुरुआत में इन सब विषयों को गंभीरता से नहीं लिया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा, यानी क्या हुआ, कोरोना वायरस के बाद यहां लिखा हुआ है कि भारत ने ईरानियन जो एयरलाइन है उसको रोक दिया, हमारे यहां आना नहीं। फिर इसके बाद क्या है, ईरानियन प्रेसिडेंट रूहानी की डिमांड है कि यूएस प्रतिबंध खत्म करे। भारत इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। ईरान हैज आल्सो सॉट असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू फाइट द वायरस, यानी वो चाहता है, ईरान ऑफिशियली ईरान ने कहा कि वो भारत की मदद चाहता है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, लेकिन भारत ने इस पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो आप देख सकते हैं कि यानी ईरान की डिमांड पर भी भारत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसीलिए एडिटोरियल राइटर ने लिखा कि भारत क्यों ईरान से स्वयं दूर चला जा रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट आपके सामने आ गए, आप लिखिएगा बहुत आसानी के साथ। अब देखिएगा, अब यहां से कहीं ना कहीं याद रखिएगा, अगर इस प्रकार का यानी जो वर्तमान में यानी जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं, तो क्या अब यहां पर क्वेश्चन उठा गया कि इस वर्तमान घटनाक्रम में कहीं ऐसा तो नहीं, याद रखिएगा, कि चाबहार का जो इश्यू है, चाबहार बंदरगाह जो भारत से ईरान तक मतलब इसका पूरा रूट है, और जो भारत के लिए सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, तो क्या उसके सामने चुनौती आ रही? अब यह मुद्दा है, क्योंकि भारत ईरान में चाबहार एक इश्यू है। अगर पीछे ऐसे इश्यूज आएंगे, विदेश नीति उससे दूर होगी, और उसका कारण इंडिया नहीं होगा, उसका कारण ईरान होगा, तो ऑब्वियस है चाबहार पर इश्यू आएगा। तो देख सकते हैं चाबहार की एक बार स्थिति देखिए, कहां से निकलेगा, ये भारत के मुंबई से निकल करके फिर ये चाबहार और उसके बाद ये अफगानिस्तान तक जाने वाला, ये देखिए ये।
तो इसका सॉरी ये, और ये ग्वादर है, ये क्या है, जहां पर ये पाकिस्तान का है, जहां पर चीन हमने अपना एक बेस बनाया हुआ। तो सामरिक रूप से और आर्थिक रूप से इसकी महत्ता है, याद रखिएगा। द चाबहार पोर्ट आइए अलाउज इंडिया इन ग्रीस टू गारलैंड हाईवे एंड कनेक्ट, यानी कि सेंट्रल एशिया तक। क्या कहा गया कि इसके द्वारा, चाबहार के द्वारा भारत सेंट्रल एशिया तक यानी मध्य एशिया तक कनेक्ट होगा। और ऐसे में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो क्या चाबहार इफेक्ट करेगा? ऑब्वियस इफेक्ट करेगा। और इसमें इफेक्ट क्यों करेगा, उसके पीछे भी ईरान जिम्मेदार है, अभी अगली स्लाइड में हम समझने वाले हैं। तो अब आप यहां पे देखें क्या कह रहा है, यानी अब यहां से चाबहार पोर्ट, ये मुंबई से चाबहार पोर्ट आप देख सकते हैं, यहां से होता हुआ ये अफगानिस्तान के काबुल तक जाएगा। और ये पाकिस्तान का ग्वादर है, जहां पर चाइना ने अपना बेस बना रखा है। तो इसका मतलब है ये काउंटर स्ट्रेटजी थी ग्वादर के लिए। काउंटर स्ट्रेटजी का मतलब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। किसमें? यानी सामरिक, ये चाइना की पॉलिसी है, क्या है चाइना की, इसे बोलते हैं मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। यानी भारत को वो क्या कर रहा है, मोतियों की माला, आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा तो यानी आप देखोगे ये ऐसे कई बेसेस वो बना करके इंडिया को बे ऑफ बंगाल, अरब की खाड़ी में वो भारत को घेर रहा है। वो क्या कर रहा है कि यानी सामरिक रूप से वो भारत को घेर ले रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में, यानी कि ऐसी परिस्थिति में ये जो चाबहार था वो कहीं न कहीं चाइना की स्ट्रेटजी को काउंटर करता था। तो ये सामरिक रूप से, यानी ग्वादर पर जो बेस बना है चाइना का, उसका एक अल्टरनेट था, उसका एक विकल्प था। लेकिन अब विकल्प था और अभी है भी, बट देखिएगा फिर अब हम इतना समझने के पश्चात याद रखिएगा, क्लियर है यार। अब आप ये भी देखिएगा 72 किलोमीटर, यानी कि चाबहार और ग्वादर के बीच में 72 किलोमीटर का केवल डिफरेंस है, यानी बहुत ज्यादा हमारे लिए मैटर करता है। लेकिन सिचुएशन क्या, हम तो चाहते, देखिए मजे की बात, जैसे ही ये हुआ कि हम मतलब ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि हम इसमें चीन को कनेक्ट करना चाहते हैं, अब देखिए आंसर क्या हुआ, भारत तो ऐसा करेगा नहीं। तो जब किसी को लाभ ना हो तो किसी को खुशी होती है, ऐसा होता है ना हर जगह, ये चाहे जीवन हो और चाहे सिस्टम हो, दोनों जगह। अब क्या हुआ, दो लोग खुश होंगे, किसको? सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान मिलिट्री रिजॉइस माने आनंद उठा रहे हैं, यानी कि अब इनकी मिलिट्री आनंद उठा रहे हैं, उनको पता है कि ये होने वाला नहीं है। तो अगर ये नहीं होगा तो सऊदी अरबिया क्यों खुश है कि यानी कि क्या हो जाएगा, अगर ये बनता तो ईरान क्या करता, साउथ और सेंट्रल एशिया यानी दक्षिणी और केंद्रीय एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ा सकता था। अब नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि ईरान ने ऐसी पॉलिसी कर दी है कि भारत उस पर कभी एग्री नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, तो अब ये हो गया, तो अब सऊदी अरबिया खुश है कि ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा क्या है, और ईरान की मजबूरी भी है चूंकि अमेरिका के सैंक्शंस के बाद वो चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और चाइना के ऊपर अगर वो आर्थिक लाभ के लिए डिपेंड करता है तो स्वाभाविक है चाइना किसी भी प्रकार से चाबहार को अपने काउंटर पोर्ट, मतलब अपने काउंटर, मतलब अपने लिए काउंटर स्ट्रेटजी के रूप में डेवलप होने नहीं देगा। तो इसका मतलब है अब ये हो गया यानी अरबिया, पाकिस्तान भी खुश, क्योंकि आपको अच्छे से पता है पाकिस्तान, तो भारत को कोई भी तकलीफ हो तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, यानी ये रीजंस हैं जिसके कारण से कहीं ना कहीं ईरान जो है भारत के साथ स्वयं अपने कर्मों से, भारत की विदेश नीति से दूर होता जा रहा है, यानी हमारे केंद्र से दूर होता जा रहा है, और इसी कारण से भारत भी इनसे दूर होता चला जा रहा है। याद रखिएगा। अब आगे की बात है, आफ्टर कोरोना वायरस इज गॉन रीजंस फॉरेन पॉलिसी विल बिकम अपरेंट। अब देखते हैं, यानी यहां फिर आगे कहा गया लास्ट में कि देखते हैं कोरोना वायरस यानी कोरोना काल के बाद क्षेत्र की जो सामरिक नीति है दोनों राष्ट्रों की, भारत और ईरान की विदेश नीति है, वह किस करवट बैठती है, ऐसे ही चलती है या उसमें कुछ पॉजिटिव साइन निकल करके आता है। याद रखिएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, CNBC की न्यूज है कि कोरोना वायरस आउटब्रेक फोर्स चाइनास स्टार्टअप्स टू रीथिंक देयर प्रायोरिटीज। यानी कहीं ना कहीं जैसे, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है चीन की ही देन है, तो विश्व में कहीं ना कहीं उनके चीन के लिए एक निगेटिव, एक एटमॉस्फेयर, नकारात्मक वातावरण विभिन्न राष्ट्रों में बना है।
चीन की पॉलिसी, चीन की थिंकिंग के अगेंस्ट में। तो यहां पर लेखक ने कहा कि यह भी कहीं न कहीं, चूंकि ईरान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है और ऐसे में हो सकता है कि कोरोना के बाद कुछ संभावना बने। तो ये आपका टॉपिक है, याद रखिएगा। एक चीज और अंत में कहना चाहूंगा बच्चों, भाषा केवल माध्यम है, ज्ञान नहीं है। भाषा केवल माध्यम है, ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में अगर कुछ टर्म्स इंग्लिश के आ जाएं तो आपको ना नाराज होने की आवश्यकता अपने टीचर से और ना ही निराश होने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा एक माध्यम है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो जो मैं आपको लेक्चर में एनालिसिस करता हूं वो ज्ञान है बेटा, जो मैं इंटरलिंक कराता हूं वो ज्ञान है, जो हार्वर्ड लॉ मेथड इस्तेमाल करता हूं वो ज्ञान है। तो क्या है, भाषा माध्यम है बच्चों, क्योंकि हम गहराई से नहीं समझते हैं। भाषा माध्यम है, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी, ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है, याद रखिए, ज्ञान जो मैं एनालिसिस करता हूं, जो इस टॉपिक को एक अखबार में मृत पड़े टॉपिक को मैंने आपके प्रश्न पत्र 2 से जोड़ करके इसे जीवित कर दिया, यह बेटा ज्ञान होता है। याद रखिएगा, भाषा एक माध्यम है। क्लियर है? और मुझे आप आजादी दीजिए इंग्लिश भाषा के इस्तेमाल करने की। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं, अगर आप खुद सोचिए, मैं आप लोगों से बस 2 मिनट एक गुफ्तगू और करूंगा। आप सब समझदार लोग हैं, आप upsc.gov. मतलब जो है gov.in पे जाइए और सर्च करिए, वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का सक्सेस रेशियो दिया है। आप हिंदी का निकालिए, हिंदी लैंग्वेज में कौन सा ऑप्शनल सक्सेसफुल है? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, जितने भी ऑप्शनल, केवल फिलॉसफी, 1-2 अपवाद किसी अन्य विषय का, फिलॉसफी, हिस्ट्री और लिटरेचर, कोई सा भी लिटरेचर, इन तीनों को छोड़ करके आप देखो कि सबका रेशियो बिल्कुल नेगेटिव में चला गया। 2-4 साल में कोई एक बच्चा किसी एक विषय से निकल रहा है बस। क्यों हो रहा है ऐसा? एक टाइम पे ये पब्लिक एक्ट हिंदी में रामबाण था, क्यों नहीं रह गया? आप क्यों नहीं पॉलिटिकल साइंस रह गया? क्यों ज्योग्राफी नहीं रहा? उसके पीछे रीजन क्या? उसके पीछे एक ही रीजन है, आप जो है करंट से अपडेट नहीं है। इंग्लिश मीडियम में क्या करंट से अपडेट होते हैं। तो जब करंट से अपडेट होते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले क्यों होते हैं? क्योंकि वो इसलिए होते हैं क्योंकि सारा कंटेंट जो भी होता है, देख ही सकते हैं आप, इंग्लिश में आता है। तो टीचर वाली जो न्यूज पेपर भी पढ़ रहा है तो हो, ये मेरे काम का हो गया। अब सोचिए कि वो ऑब्वियस सुबह उठ करके टाइम्स ऑफ इंडिया, जो है द हिंदू, हिंदुस्तान, कुछ भी पढ़ रहा बिजनेस लाइन, हाँ, तो उसके लिए ना चाय के साथ कंटेंट निकालना हो गया, वेरी इजी। चूंकि वो वही न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं तो वो क्या होता है, ज्यादा करंट से अपडेट होते हैं और डेली का करंट। हमारे यहां हिंदी मीडियम में क्या है, बिल्कुल करंट से अपडेट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना एक बड़ी बाधा है। और जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी भाषा वाले, जैसे भाषा के प्रति एक मोह होता है कि नहीं, अब हम हिंदी हैं तो आप मतलब इंग्लिश के टर्म यूज ही नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा अंतर समझिएगा कि क्यों, क्योंकि हमें अपडेट रहना है। तो अब आप खुद बताइए, अब मैंने बिजनेस, अब बैठ करके ट्रांसलेट करूं, फिर टाइपिस्ट ढूंढूं, लॉकडाउन है समझ रहे? तो इसका मतलब है, अब कल को मैंने पहले ही कहा ना कि ये जो कल की न्यूज थी द क्विंट अखबार की थी, आज की बिजनेस लाइन, मैं सारा डाउनलोड कर रखा हूं, ठीक है ना? यानी वाशिंगटन पोस्ट भी है मेरे पास, न्यूयॉर्क टाइम्स भी है मेरे पास, द गार्जियन भी है। हो सकता है कल इन तीनों में से सर्च करता हूं किसमें आपके काम का है, तो आज और जगह भी काम का था, लेकिन ये सबसे ज्यादा काम का था, इसलिए ये टॉपिक लगा दिया। ठीक है, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप देखेंगे जिंदगी बदलने वाला है। भले इस पे व्यूज कम है, लोग कम देख रहे हैं, पर ये लाइफ को चेंज करने वाला है। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं बच्चों और छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।